हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 202 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 203 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके हम इस उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और किन बिंदुओं को इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है, भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, भारत फार्मेसी के क्षेत्र में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी दवाओं का उत्पादन और दूसरे देशों का निर्यात इसका हालिया उदाहरण है। चुनौतियां। भारत विशाल जनसंख्या वाला विकासशील देश है तथा संसाधनों की प्रचुरता उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार का स्वास्थ्य में व्यय दूसरे विकासशील देशों की अपेक्षा कम है। भारत दवा निर्माण के लिए कच्चे माल के लिए 70% चीन पर निर्भर है। कच्चे माल मतलब एपीआई, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब ये होता है कि दवा निर्माण के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हालांकि जो बच्चे सुन रहे होंगे तो उनको तो पता चल जाए एपीआई क्या होता है, ठीक है। भारत में दवाओं के पेटेंट के अतिरिक्त व्यापक नियम न होने पर अक्सर बायोपायरेसी जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। बाजार में कई प्रकार नकली दवाओं की उपलब्धता है। विनिर्माण क्षेत्र में लाइसेंस से संबंधित नियम जटिल होने के कारण विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में निवेश करना अधिक पसंद करती हैं। यहाँ की विशाल जनसंख्या को दवा उपलब्ध कराना, वह भी नितांत निम्न मूल्य पर, यह भी एक चुनौती है, जिससे फार्मा व्यवसायियों को कम लाभ मिलने की आशंका रहती है, ठीक है। फिर आपने लिखा है, हालिया उदाहरण को देखें तो आधारभूत संरचना की कमी के कारण दवाएं उपलब्ध कराने में देरी हो रही। इसमें निम्न प्रकार से सुधार किया जा सकता है। भारत सरकार को चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता है। यद्यपि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वतः दवाइयां बनाने की पहल की गई है, परंतु आधारभूत ढांचे की कमी के कारण पर्याप्त नहीं है। पेटेंट नियमों में पारदर्शिता व बायोपायरेसी पर रोक के द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। फार्मा क्षेत्र को सब्सिडी देकर दवाओं का मूल्य यदि निर्धारित करें तो उन्हें प्रोत्साहन मिल सकता है। यदि भारत उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुधार की ओर कदम बढ़ाता है तो निश्चय ही हम दवा के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भर होंगे, साथ ही साथ विदेशी निवेश भी आकर्षित करेंगे व बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में चीन का विकल्प भी बन सकेंगे। वाह, बहुत ही अच्छा आंसर आपने लिखा है। खासतौर पर शब्दों के साथ में जो आपका तालमेल है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरी जो खास बात आपके आंसर लेखन में है वो ये कि आप शब्दों को काफ़ी अच्छे से संजोती हैं। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड यूज किए बायोपायरेसी का, आपने वर्ड यूज किया नितांत का। ये शब्द वास्तव में आपके उत्तर को मौलिक ही नहीं बनाते, बल्कि आपके उत्तर में धारा प्रवाह शैली को भी संयोजित कर देते हैं। और यही हर व्यक्ति के उत्तर में डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा लिखा है उत्तर, लेकिन वही बात है कि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बेहतर से और बेहतर बनाएं। और एक बात यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है। कन्फ्यूजन ये चलता है कि जब मैं कोई उत्तर चेक करता हूँ तो उसके बाद बच्चों को लगता है क्या ये उत्तर सच में पूरा चेक हो गया है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं हर व्यक्ति का उत्तर उसके लेवल के हिसाब से चेक करता हूँ। जैसे ये उत्तर आपका है, ठीक है, मान लीजिए किसी दूसरे सज्जन ने या देवी जी ने भेजा है, तो ये उत्तर उनका है, ठीक। तो इनका उत्तर जिस लेवल का है उस लेवल से चेक करूँगा और फिर उसमें एक स्टैंडर्ड और अपग्रेड कर दूँगा। अगर किसी का इनसे थोड़ा लो लेवल का उत्तर है तो उसका उत्तर चेक करूंगा और उसे इस लेवल तक लाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अगर किसी और का उत्तर उस लेवल से भी कम का है तो उसके उत्तर को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सी मतलब आप एक ऐसे समझ सकते हैं बात, मेरा जो फार्मूला है कि ऐसे ये ट्राइंगल है, ठीक है,
कोई बच्चा जो पहली बार उत्तर लिख रहा है वो यहाँ पर है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं। फिर मैं उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा, फिर यहाँ पे। सिंपल सा मतलब ये कि जब मैं नीचे वाले का किसी का उत्तर चेक कर रहा हूँ और अगर उसमें कमेंट बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ और कुछ बिंदुओं को अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे वो बिंदु नहीं पता है, मुझे चेक करने का प्रोसेस नहीं पता है। मुझे इसलिए नहीं मैं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी वो बच्चा या वो बच्ची लिख रही है तो अभी लिखे। इम्पॉर्टेंट होता है पहला लिखना, फिर इम्पॉर्टेंट होता है उसमें वर्तनियाँ सुधारना, फिर इम्पॉर्टेंट होता है उसमें शब्दों की मर्यादा को बनाना, और फिर इम्पॉर्टेंट होता है उसमें क्रिएटिविटी लाना। ठीक है, जैसे इनका उत्तर जैसे इन्होंने लिखा अभी, ठीक है, तो ये उत्तर पूरा कंप्लीट है, बेहतर है, मतलब एक जीएस के हिसाब से बेहतर है। लेकिन अब इसमें क्रिएटिविटी लानी है हमें, यानी कि अब मैं इनको क्या करूँगा, इस लेवल वाले जो फार्मूले हैं वो इनको बताऊंगा। ठीक, और अगली बार जब ये इन लेवल्स को फुलफिल कर लेंगी तो उसके बाद हम फिर इनका एक लेवल और बढ़ा देंगे। फिर जब इसको भी ये फुलफिल कर लेंगी तो एक लेवल और बढ़ा देंगे, और जब इनका लेवल ये पीक पे आ जाएगा ना तो फिर और नए स्टैंडर्ड अपनाएंगे। समझ रहे, यानी कि कहने का मतलब हम आपको इतना बेस्ट बनाना चाहते हैं कि यूपीएससी वाला भी जब एक बार आंसर पढ़े ना तो उसको भी डाउट हो जाए कि आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता था। समझ रहे, तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि हम हर एक के उत्तर को उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। जैसे होता है ना कि किसी को कैडबरी की डेयरी मिल्क पसंद है, किसी को किटकैट पसंद है, तो किसी को मंच पसंद है। ठीक है, किसी को केवल दूध पीना पसंद है, तो किसी को डाबर का च्यवनप्राश पसंद है। तो वही है, जिसको जो पसंद है अभी हम उसको वो दे रहे हैं और उस लेवल के हिसाब से हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि नहीं आपको डाबर के च्यवनप्राश की ज़रूरत नहीं है, आपको वैद्यनाथ के च्यवनप्राश की ज़रूरत है, अगर हमें पता चले नहीं आपको काढ़ा पीने की ज़रूरत है, नहीं आपको कोवैक्सीन की ज़रूरत है, तो हम उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए। अब इनके उत्तर में हम कुछ कमियां बताते हैं और फिर क्रिएटिविटी बताते हैं। तो कमियां पहले ये हैं कि आपने यहाँ तक तो बातें सही लिख दी, दूसरे देश को इसका निर्यात हालिया इसका उदाहरण है। अब ये डायरेक्ट आप चुनौतियां यहाँ ना लिखा करें। ठीक है, इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा था, अचानक उसको ब्रेक लग गई। समझ रही, तो आप क्या कर सकती हैं कि इसका हालिया उदाहरण है किंतु, अब यहाँ पे आप शुरू करिए नए पैरा से, किंतु हाल ही के दिनों में इसके निर्यात को लेकर ही नहीं बल्कि आयात को लेकर भी कई चुनौतियां सामने आई हैं जो कि निम्नवत हैं। अब मैंने ये लाइन क्यों बोली, निर्यात और आयात, क्योंकि निर्यात और आयात बार बार यहाँ पे आपने ऊपर दर्शा दिया है। ठीक है, तो जब आप निर्यात और आयात को अपनी नेक्स्ट लाइन में रखेंगी तो ये सुरों को मिला देगी। जैसे होता है ना सा रे गा मा पा दा नी सा, आप गाना गाती हैं या आप लोग गाना गाते होंगे तो ऐसा तो करते नहीं होंगे कि हाँ आगे का स्वर कोई है पीछे का स्वर कोई है। ये मत सोचना कि मैं आपको गाना गा के सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है कि स्वर आपका मेंटेन रहे। तो आप ये डायरेक्ट चुनौती हेडिंग ना डालें, यहाँ पे वैसे करके कर दें। ठीक है, एक काम और कर सकती हैं, जब आप यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हो, ठीक है, और जब यहाँ तक आप आ जाएं, मतलब ये 2 से 3 लाइन में आ जाएं, तो आप बीच में एक गोला बना दें। ठीक, और बीच में लिख दें चुनौतियाँ और छोटा छोटा लिख दें पेटेंट। ठीक है, दूसरी चुनौती एपीआई कच्चे माल। ठीक है, तीसरी चुनौती बायोपायरेसी, चौथी चुनौती निवेश। ठीक, पांचवी चुनौती अवसंरचना विकास। ठीक है, छठी चुनौती फार्मा प्रतिस्पर्धा। इससे क्या होगा ना, फायदा क्या होता है कि एग्जामिनर फिर आपके 7 पॉइंट 6 पॉइंट नहीं पड़ेगा, वो इसी को देखकर समझ जाएगा अरे यार बच्चे ने जब यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया तो इसको तो सारे फार्मूले पता ही होंगे। समझ रही, तो ये आप कर सकती हैं क्रिएटिविटी में। अब एक और स्टेप क्रिएटिविटी का, एक तो ये जो आप ऐसे लिखी है ना, इसको ऐसे मत लिखिए, ये बिंदु मत लगाइए, डॉट का उपयोग मत करिए। हालांकि हमने तो आपके पहले ही 2 आंसर चेक कर लिए हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि आप गलतियां ऐसी नहीं करती होंगी क्योंकि ये तो आपने पहले ही सेंड कर दिए थे। तो आप एक काम करिए कि इन बिंदुओं को हटा दीजिए, यहाँ पे आप न्यूमेरिक नंबर डालें 1 2 3 4। ठीक है, और न्यूमेरिक नंबर जब भी डालें ना तो बीच में रखें। कैसे रखेंगे देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे आपने उदाहरण ये रखा था, उदाहरण यहाँ से खत्म हो गया, तो आप यहाँ से पैरा को शुरू करेंगी और यहाँ से जब आप पैरा को शुरू करेंगे तो आपका पैरा यहाँ पे आ जाएगा। 2 लाइनें आएंगी ना आयात निर्यात की, और यहाँ पे पैरा मान लीजिए आपका खत्म हो गया, तो आप यहाँ से नंबर शुरू करना 1 2, तो ये सब एक सिधाई में रहेंगे और बड़ा अच्छा डेकोरेशन में लगेगा। क्लियर, अब एक तो ये हो गया। अब एक और इम्प्रूवमेंट बताते हैं जो आपका बेस्ट बना सकता है। वो क्या कि जब आप ये लिख लेना
जब आंसर आप राइटिंग कर लिया करें तो थोड़ा सा टाइम बचा के रखा करें। जैसे आपने भारतीय दवा निर्माण के लिए नीचे तुरंत यहाँ पे अंडरलाइन कर दें कच्चे माल, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो आप दिखाना चाहती हो, कच्चे माल API 70% चीन, इस पे अंडरलाइन कर दें। ठीक, यहाँ बायोपायरेसी पे अंडरलाइन कर दें, नकली दवाओं पे अंडरलाइन कर दें। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र पे कर दें। ठीक, यहाँ पे निवेश करने पे कर दें। ठीक है, विशाल जनसंख्या पे कर दें। तो इससे आप खुद ही देखो अब आपको क्या दिख रहा है। क्या आपको ये पूरी लाइन दिख रही? नहीं, आपको सिर्फ ये दिख रहा है API 70%, बायोपायरेसी, नकली दवाएं। मतलब यहाँ पे हम जो दिखाना चाहते हैं जादू के रूप में वही एग्जामिनर देखेगा, जो हम उसको नहीं दिखाना चाहते वो नहीं दिखेगा। एक ये तरीका होता है आंसर अपना बेस्ट बनाने का। ठीक है, ये धीरे धीरे हम आपको, देखो आप अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, हम उससे भी ज़्यादा लेवल बढ़ाते जाएंगे। और गारंटी इस बात की है कि मेरे द्वारा आंसर फुल फॉर्म में चेक कर लेने के बाद दुनिया का कोई भी टीचर, यहाँ तक कि स्वयं UPSC के अलावा कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैंने आंसर गलत चेक किया। आप किसी को भी चेक करा लीजिए, खासतौर पे UPSC के जो डायरेक्टर हैं उनसे आप चेक कराइए, जो UPSC की कॉपियाँ चेक करते हैं, या इंडिया के जो बेस्ट टीचर हैं। ठीक, यहाँ पे भी आप यही कर सकती हैं कि ये पॉइंट हटा दें, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2। अब जैसे मान लो यहाँ आपका पैरा खत्म हुआ था ना, तो आप यहाँ से डालेंगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। ठीक, और जगह छोड़ के रखेंगे। क्लियर? या तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आ सकती हैं इस जगह पे, तो और जब आएँ तो इन शब्दों की दूरी बना कर रखें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दूरी बनाए, बाकी तो आपकी ये दूरियाँ बिल्कुल सही हैं। और आपकी ये शब्दों की जो एक लाइन में लिखने की कैपेबिलिटी वो भी बहुत अच्छी है, और राइटिंग का तो माशाअल्लाह मतलब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने किया है ना वही बायोपायरेसी, तो यही आपको आगे भी करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, या आपको ही क्या दिख रहा होगा? आत्मनिर्भर भारत दिख रहा है, बायोपायरेसी दिख रहा होगा यहाँ पे, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ सब्सिडी पे भी आप अंडरलाइन कर दीजिए। क्लियर? और जब लास्ट में आप आइए ना तो यहाँ पे आत्मनिर्भर होंगे, इस पे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य में चीन का विकल्प, ये भी अंडरलाइन कर दीजिए। तो अब आप देख रही होंगी केवल आपको आत्मनिर्भर वर्ड दिख रहा है, चीन का विकल्प दिख रहा है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को आपका उत्तर पढ़ने में जो पहले 20 मिनट लगते थे ना, वो केवल 5 मिनट लगेंगे। और अगर आपने एग्जामिनर को टाइम दे दिया कि आप साहब हम आपके टाइम को बचा दे रहे हैं, तो जानती हैं वो क्या करेगा? आपको नंबर बढ़ा देगा। समझना? ठीक है, तो उम्मीद है आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन है। मैं कहूँगा जो भी बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं वो आपको फॉलो करें, ताकि वो आपके लेवल तक आ जाएं। और फिर वो जब आपके लेवल तक आ जाएंगे तो फिर तो एक बार टेक ऑफ कर लिए तो आप फिर गगन को छू ही जा सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, आपको अपने इस लेवल को गिरने नहीं देना है, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।